याद हूँ ना टिल्लू? मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? आज हम 2017 की सबसे कम आंकी गई इंडियन फिल्मों में से एक के बारे में गहराई से बात करने जा रहे हैं, जिसे मुश्किल से ही वह अटेंशन मिला जिसकी वह सच में हकदार थी। आज हम तकदीर के बारे में बात कर रहे हैं, जो हिंदी में हेलो के नाम से रिलीज हुई थी। एक ऐसी फिल्म जो आपकी टिपिकल बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर नहीं है। ये प्यार, किस्मत, चॉइस और नतीजों के बारे में एक रॉ इमोशनल रियल कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपको सवाल करने पर मजबूर कर देगी, क्या किस्मत सच में होती है, या हम खुद ही हर दिन लिए गए फैसलों से अपनी किस्मत लिखते हैं? तो तैयार हो जाइए, अपनी चाय लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो पूरी तरह से इमोशनल होने वाला है। और शुरू करने से पहले लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाएं, क्योंकि इस चैनल पर हम फिल्मों को वैसे ही दिखाते हैं जैसे उन्हें दिखाना चाहिए, पूरी गहराई और ज़ेरो शॉर्टकट के साथ। हेलो, जिसे कुछ रीजनल रिलीज में तकदीर के नाम से भी जाना जाता है, 2017 की एक इंडियन हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसे राम माहेश्वरी ने डायरेक्ट किया है, और यह इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर नॉवेल वन इंडियन गर्ल पर आधारित है। रुको, मैं इसे ठीक करता हूँ। हेलो असल में चेतन भगत के नॉवेल हेलो पर आधारित है, जो खुद रिश्तों, पछतावे और दूसरे मौकों को सुपरनैचुरल नजरिए से देखने के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड था। फिल्म में इंद्र कुमार, सना खान, आकांक्षा पुरी और सुलग्ना पानिग्राही लीड रोल में हैं। फिल्म की कहानी एक बहुत ही अनोखे और दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बनी है। क्या होता है जब सुसाइड करने वाला आदमी भगवान का फोन कॉल सुनता है? वह एक फोन कॉल पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, और इसके बाद यादों, रिश्तों, गलतियों और छुटकारा पाने का एक ऐसा सफर होता है जो आपको स्क्रीन से चिपकाए रखता है। फिल्म वीनस वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी थी और इसे थिएटर में ठीक ठाक रिलीजेस किया गया था, लेकिन जिन्होंने सच में इसे देखा, वे अपने सीने पर कुछ भारी और दिल में कुछ मतलब लेकर गए। कहानी हमारे हीरो के आसपास घूमती है, एक जवान आदमी जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में पहुंच गया है। उसने वह सब कुछ खो दिया है जिससे कभी उसकी जिंदगी को कोई मतलब मिलता था। उसका करियर बर्बाद हो गया है, उसके रिश्ते टूट गए हैं, और जिन लोगों से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, वे अब उसकी जिंदगी में वैसे नहीं रहे जैसे उसे चाहिए थे। वह किनारे पर खड़ा है, सिर्फ दिखावटी तौर पर नहीं बल्कि सचमुच पूरी तरह टूटा हुआ, अंदर से पूरी तरह खोखला। और फिर कुछ अनोखा होता है, उसे एक फोन कॉल आता है। दूसरी तरफ से आवाज उसे कुछ ऐसा बताती है जिस पर वह यकीन नहीं कर सकता, कि फोन करने वाला भगवान है। अब उस पल कोई भी लॉजिकल इंसान या तो हंसकर टाल देगा या सोचेगा कि वह वहम कर रहा है, लेकिन हमारा हीरो सुनता है, शायद इसलिए कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। शायद इसलिए कि जब कोई आदमी अपने सबसे बुरे दौर में होता है, तो अनजान से आई आवाज भी उसे थामे रखने लायक लगती है। यह फोन कॉल उसे कोई चमत्कार नहीं दिखाता, यह उसे कोई जादुई इलाज का वादा नहीं करता। इसके बजाय यह जो करता है वह कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए कहता है, अपनी जिंदगी के उन पलों को फिर से याद करने के लिए जो उसे इस हालत में लाए थे। यह समझना कि चीजें कहाँ गलत हुईं, खुद को सजा देना नहीं, बल्कि सच में समझना, मानना और शायद आगे बढ़ने का रास्ता खोजना। ये फिल्म के कोर कॉन्सेप्ट की खासियत है। ये ट्रेडिशनल मतलब में कोई फैंटेसी फिल्म नहीं है। सुपरनैचुरल एलिमेंट बस एक तरीका है, एक सुंदर चालाक कहानी कहने का तरीका, जो हमें इस आदमी के अतीत, उसकी यादों, उसके रिश्तों और उन चॉइस के सफर पर ले जाता है जिन्होंने उसे बनाया। जैसे ही हमारा हीरो अपनी यादों के जरिए यह सफर शुरू करता है, हमें उन औरतों से मिलवाया जाता है जिन्होंने उसकी इमोशनल दुनिया को बनाया। हर रिश्ता उसकी कहानी का एक अलग चैप्टर बताता है। हर प्यार उसके व्यक्तित्व, उसकी चाहत और जिसे वह बनाए नहीं रख पाया के अलग अलग रूप दिखाता है। पहला रिश्ता जो हम देखते हैं वह मासूमियत और प्योर इमोशनल कनेक्शन पर बना है,
वह पहले प्यार जैसी फीलिंग जो हर इंसान अपने अंदर कहीं गहराई में रखता है, उसके खत्म होने के बहुत बाद तक। इन सीन में एक अपनापन है, एक सुनहरी पुरानी यादें हैं जिन्हें सिनेमैटोग्राफी ने खूबसूरती से कैप्चर किया है। आप इन पलों को देखते हैं और उस जानी पहचानी दर्द को महसूस करते हैं जो किसी खूबसूरत चीज का था जो टिक नहीं सकी। इसलिए नहीं कि प्यार सच्चा नहीं था, बल्कि इसलिए कि जिंदगी, लोग और हालात अकेले प्यार से कहीं ज्यादा मुश्किल होते हैं। फिर हम उसके बाद का रिश्ता देखते हैं, ज्यादा मैचो, ज्यादा लेयर वाला, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। यहीं से फिल्म सच में अपने दांत दिखाना शुरू करती है, क्योंकि यहाँ हम अपने हीरो को सिर्फ हालात का शिकार ही नहीं, बल्कि गलतियां करने वाले इंसान के तौर पर भी देखते हैं। कोई ऐसा जिसने अपने प्यार करने वाले इंसान के बजाय अपने ईगो को चुना। कोई ऐसा जिसने घमंड, एम्बिशन और डर को चुपचाप उस चीज में झरघोलने दिया जो बहुत खास हो सकती थी। यहीं पर फिल्म सबसे अच्छे तरीके से अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि हम सब कभी न कभी ऐसे इंसान रहे हैं। हम सब ने सही समय पर गलत चीज चुनी है और इसका एहसास बहुत देर से हुआ है। इन फ्लैशबैक सीक्वेंस में परफॉर्मेंस सच में दिल को छू लेने वाली है। साना खान अपने कैरेक्टर में एक ऐसी कमजोरी लाती है जो बेपरवाह और असली लगती है। वह विक्टिम का रोल नहीं कर रही है, वह एक ऐसी औरत का रोल कर रही है जिसने बहुत प्यार किया और चुपचाप उसे छोड़ दिया गया। दोनों लीड्स के बीच एक सीन है जहां कोई ड्रामेटिक डायलॉग नहीं बोला जाता, बस एक नजर, एक खामोशी, एक पल गुजर जाता है और सिर्फ वही सीन पूरी फिल्म के रन टाइम के लायक है। पूरी फिल्म में रहस्यमयी आवाज के साथ फोन कॉल कहानी का एंकर बनी रहती है। और जो बात इस एलिमेंट को इतना दिलचस्प बनाती है वह यह है कि फिल्म इसे कैसे हैंडल करती है। आवाज कभी लेक्चर नहीं देती, ये कभी मोरल नहीं सिखाती, ये कभी हीरो को यह नहीं बताती कि क्या करना है या कैसा महसूस करना है। इसके बजाय यह बस सवाल पूछती है, ऐसे सवाल जो कोई सच में समझदार इंसान पूछेगा। ऐसे सवाल जो आपको बिना किसी बहाने के अपनी ही परछाई देखने पर मजबूर करते हैं। इन बातचीत में एक गहरी फिलॉसफी वाली बात चलती है। फिल्म यह पूछने की हिम्मत करती है, अगर भगवान आपकी जिंदगी के हर पल को देख रहे हैं तो वह क्या देखते हैं? क्या वह बड़े बड़े इशारे देखते हैं या चुपचाप की गई बेरहमी? क्या वह बड़े फैसलों को जज करता है या रोजाना की छोटी छोटी चॉइस को जो आखिर में हमें बनाती है? ये हल्के सवाल नहीं है और फिल्म आसान जवाब देने का दिखावा नहीं करती। ये बेचैनी के साथ बैठती है और ऑडियंस को भी उसके साथ बैठने देती है। फिल्म का यही वह हिस्सा है जिसने ऑडियंस और क्रिटिक्स को बांट दिया। कुछ को ये सीन धीमे और बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल लगे। दूसरों को, और मैं खुद को भी उनमें से एक मानता हूँ, ये पूरी फिल्म के सबसे असली, ओरिजिनल और सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से लगे। आइटम नंबर्स और पहले से पता प्लॉट ट्विस्ट से भरे बॉलीवुड के माहौल में एक ऐसी फिल्म जो रुककर आपसे आपकी अपनी चॉइस के मतलब के बारे में सोचने के लिए कहती है, वह सिर्फ रिफ्रेशिंग ही नहीं है, यह जरूरी भी है। फिल्म का इमोशनल क्लाइमैक्स तब आता है जब हमारा हीरो अपनी यादों से भागना बंद कर देता है, बल्कि उनमें पूरी तरह डूब जाता है। उसे सबसे मुश्किल सच का सामना करना पड़ता है कि वह जहां पहुंचा है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो खुद है। किस्मत नहीं, न ही वे औरतें जो छोड़कर चली गई, न ही वह करियर जो खत्म हो गया, खुद वह, उसकी चॉइस, उसकी खामोशियां, प्रैक्टिकलनेस के रूप में छिपी उसकी कायरता के पल। खुद से यह टकराव फिल्म के कुछ सबसे दमदार सीन में दिखाया गया है। हीरो का टूटना किसी मेलोड्रामेटिक फिल्मी तरीके से नहीं, बल्कि उस शांत, सीना फुलाकर खुद को संभालने की कोशिश करते हुए जो बहुत असली लगता है। इस तरह की एक्टिंग को इस फिल्म से कहीं ज्यादा पहचान मिलनी चाहिए थी। आप उसकी शर्म महसूस करते हैं, आप उसका दुख महसूस करते हैं और सबसे जरूरी बात, आप उसकी यह समझ महसूस करते हैं कि बिना बदलाव के पछतावा सिर्फ खुद को खुश करना है। फिल्म यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहती है जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर फिल्में सीधे कहने से डरती हैं।
किसी से प्यार करना काफी नहीं है, प्यार महसूस करना काफी नहीं है। बिना इज्जत के प्यार, बिना किसी कंसिस्टेंसी के, बिना किसी परेशानी के भी सामने आने की इच्छा के, वह प्यार पाने वाले पर तोहफा बनने के बजाय बोझ बन जाता है। यह फिल्म यह बात चुपचाप लेकिन साफ साफ कहती है, और यह बहुत जोरदार तरीके से सामने आती है। जिन लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, उनके लिए सब कुछ बताए बिना तकदीर का हल कोई परियों की कहानी जैसा अंत नहीं है। ये सब कुछ एक साथ नहीं बांधती। जो रिश्ते टूट जाते हैं वे जादुई तरीके से ठीक नहीं हो जाते। जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन जो होता है वह किसी भी हैप्पी एंडिंग से ज्यादा कीमती होता है। हीरो को अपने अंदर एक वजह मिल जाती है, फिर से कोशिश करने की एक वजह, बेहतर बनने की एक वजह। वह जैसा था वैसा नहीं, बल्कि वह जैसा वह अब समझता है कि वह बन सकता है, वैसा जीने की एक वजह। आखिरी सीन चुपचाप तबाह करने वाला और साथ ही उम्मीद जगाने वाला है, और सिनेमा में यह बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर फिल्में एक या दूसरे को चुनती हैं। तकदीर दोनों को एक साथ चुनती है और किसी तरह कामयाब हो जाती है। आप फिल्म खत्म होने के बाद हर उस चीज का वजन महसूस करते हैं जो खो गई थी, और साथ ही कुछ ऐसा जो अभी भी मुमकिन हो सकता है। उसकी नाजुक बेचैनी भरी गर्माहट महसूस करते हैं। खासकर आखिरी सीन को इतने कंट्रोल और इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ दिखाया गया है कि क्रेडिट रोल होने के काफी समय बाद तक ये आपके साथ रहता है। कोई ड्रामा वाला म्यूजिक नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस एक पल, बस एक सांस, बस चुपचाप लिया गया एक फैसला जो सब कुछ बदल देता है। हेलो तकदीर का म्यूजिक इसकी एक दमदार ताकत है। साउंड ट्रैक सीन के इमोशनल कंटेंट को दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो पहले से है उसे और बढ़ा देता है। बैकग्राउंड स्कोर खास तौर पर फिल्म के अंदर झांकने वाले उदास मूड को बनाए रखने में बहुत अच्छा काम करता है, बिना किसी छेड़छाड़ के। गाने दिल को छूने वाले और बिना जल्दबाजी के हैं। उनमें वैसी क्वालिटी है जैसी आप देर रात अपने ख्यालों में अकेले होने पर सुन सकते हैं। उन्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वे बस कहानी के साथ साथ चलते हैं और उसे बेहतर बनाते हैं। सोच और यादों के बारे में एक फिल्म में ऐसा म्यूजिक जो खुद एक याद जैसा लगे, बिल्कुल सही चॉइस है। मुझे यह पसंद है कि यह फिल्म खोए हुए बदले हुए बच्चे वाले ट्रोप का इस्तेमाल सिर्फ एक डांसर को एक अच्छे परिवार में शादी करने देने के लिए नहीं करती, जैसा कि कई फिल्में करती हैं, बल्कि उन रुकावटों का थोड़ा विरोध करती है। ये ज्यादातर मजाकिया है, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स को करियर के तौर पर सही ठहराने का कोई भी बचाव तब समझ आता है जब अगले कुछ दशकों की कई फिल्मों में इसकी इतनी कमी हो। यानी हर वह फिल्म जिसमें किसी औरत का पब्लिक में डांस करना शर्मनाक हो। इस बात को नजरअंदाज करें कि यह एक ऐसी फिल्म है जहां वह चीज भी हो रही है, बस शर्त यह है कि हम उस कैरेक्टर की अच्छी तरह से शादी कर दें या उसे मार दें। साथ ही यंग नरगिस बहुत क्यूट लगती है, और आजादी से पहले के सिनेमा में देशभक्ति वाले गाने हमेशा ज्यादा हिट होते थे। कोई प्लीज इस पर एक निबंध लिखे कि कैसे सबने उस लड़के को जिसके बाल झड़ रहे थे अपनी माँ की मेंटल स्टेबिलिटी के लिए पूरी जिंदगी लड़की बनकर खेलने पर मजबूर किया, और कैसे बिंदास किंग घनश्याम साफ तौर पर थिएटर वाले पिता के लाइफ पार्टनर हैं। अब हम पूरी तरह ईमानदार रहे क्योंकि इस चैनल पर आप इसी के लायक है। तकदीर हेलो 2017 एक परफेक्ट फिल्म नहीं है। इसकी पेस एक जैसी नहीं है। फर्स्ट हाफ खूबसूरती से आगे बढ़ता है, लेकिन सेकंड हाफ में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां कहानी अपनी रफ्तार खो देती है। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर कम डेवलप हुए लगते हैं, और हीरो की कहानी में उनके रोल को पूरी तरह से दिखाने के लिए उन्हें और स्क्रीन टाइम मिल सकता था। फिलोसॉफिकल सीन में कुछ डायलॉग थोड़े अजीब लग सकते हैं, जैसे कि फिल्म को कभी कभी अपने ऑडियंस पर पूरा भरोसा नहीं होता कि वे जो कह रहे हैं उसे समझ पाएंगे, और उसे खुद को थोड़ा ज्यादा साफ साफ समझाने की जरूरत महसूस होती है। उन पलों में थोड़ा हल्का टच उन्हें और भी दमदार बना सकता था। हालांकि, और यह जरूरी है,
इनमें से कोई भी कमी फिल्म के ओवरऑल असर के लिए खतरनाक नहीं है। सेंट्रल आइडिया ओरिजिनल और सच में दिल को छूने वाला है। लीड परफॉर्मेंस फिल्म को उसके कमजोर पलों से भी निकालती है और फिल्म की मेन इमोशनल ईमानदारी हीरो को सिर्फ एक हमदर्दी वाला विक्टिम बनाने के बजाय उसे जवाबदेह ठहराने की उसकी इच्छा इसे ज्यादातर ऐसी ही फिल्मों से ऊपर उठाती है। तकदीर हेलो 2017 के लिए मेरी रेटिंग सॉलिड है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे जितने ऑडियंस मिले उससे कहीं ज्यादा ऑडियंस डिजर्व करती थी। इसमें कमियां हैं लेकिन यह सच्ची है और सिनेमा में ईमानदारी, असली बिना दिखाई गई ईमानदारी उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी ज्यादातर लोग समझते हैं। दोस्तों, तकदीर हेलो 2017 एक ऐसी फिल्म है जो आपको आपकी जिंदगी के सही समय पर ढूंढती है और किसी भी दूसरे समय से अलग तरह से असर डालती है। अगर आप किसी चीज से गुजर रहे हैं, अगर आपको पछतावा हो रहा है, अगर आप अपने चुने हुए लोगों और जिन लोगों को आपने दुख दिया या खोया उनके बारे में खुद से मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, तो यह फिल्म आपको ऐसा महसूस कराएगी जैसे यह खास आपके लिए ही बनी हो। यह एक याद दिलाने वाली फिल्म है कि हम में से हर एक के पास ऐसी कहानियां हैं जिन पर हमें गर्व नहीं है। हम में से हर एक के पास खुद का एक ऐसा रूप है जिसे हम वापस जाकर ठीक करना चाहते हैं, लेकिन असली तोहफा पीछे जाने की काबिलियत नहीं है। यह समझने, आगे बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए अलग तरह से चुनने की काबिलियत है। तकदीर आखिर में यही कहती है और यह मैसेज कभी खत्म नहीं होता। यह फिल्म देखिए, इसके साथ बैठिए, इसे आपसे अपने अजीब सवाल पूछने दीजिए और फिर उन जवाबों को लेकर उनके साथ कुछ असली काम कीजिए। एक ऐसी चीज है जिसे हर लेखक समझ नहीं पाता, वह है डिटेलिंग। अपनी कहानी को आगे बढ़ाने और दिलचस्प बनाए रखने के लिए आपको इसकी जरूरत होती है। अपनी दुनिया बनाने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें जोड़ने की जरूरत होती है। एक फिल्म या कहानी आपकी अपनी दुनिया होती है। एक छोटी कहानी में आपको बस उस बात पर ध्यान देना होता है जिसे आप कहना चाहते हैं, और एक लंबे वर्जन में इसे पढ़ने लायक बनाने के लिए आपको इसे बढ़ाने की जरूरत होती है। फिर एक नॉवेल के लिए आपको चैप्टर चाहिए होते हैं और वहां ये डिटेल्स दिलचस्पी बढ़ाती है। और स्क्रीन के लिए आपको विजुअल एड्स और सुंदर सेट पीस चाहिए होते हैं जिन्हें बनाकर और उनके जरिए बताया जा सके। विक्रम को यह पहचानने का हुनर है कि उनकी कहानी के लिए कौन सी डिटेल काम करती है और वह उसे कितना नया दिखा सकते हैं। आप कह सकते हैं उसने सेरेंडिपिटी से 100 रुपए के नोट का पॉइंट लिया। आप कह सकते हैं कि यह मानसंथा न्यूवे है जो खुद 1946 की फिल्म अनमोल गाड़ी से इंस्पायर्ड है। और आप यह भी कह सकते हैं कि यह डोंगा रामुडू का एक हिस्सा है। खासकर बचपन के एपिसोड में ऐसे एलिमेंट हैं जो पुरानी क्लासिक से रिलेटेबल है। जब आप एक लव स्टोरी बताने में इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको कई ऐसी रोमांस फिल्में देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो पहले से बनी हुई हैं, और खुद को फिर से कंफर्म करना पड़ता है कि आपके पास बताने के लिए एक नई कहानी है। अगर नहीं तो पुरानी कहानी को फ्रेश तरीके से बताएं, इसे अपना बनाएं। भले ही हम अपने दादा दादी को ऐसी ही कहानियां कहते हुए सुनते हैं, लेकिन हमें यह सुनना अच्छा लगता है कि वे बार बार कैसे कहते हैं जब वे इनोवेट और री इन्वेंट करते हैं। हम गरिकापति नरसिम्हा राव जैसे व्यक्ति को सुनते हैं। इसी वजह से कई पंडित महाभारतम को ज्यादा सुनाते हैं क्योंकि वे स्थापित और जानी मानी कहानी में अपनी समझ का तरीका जोड़ते हैं। इसी तरह कहानी कभी पुरानी नहीं होती, उसे पेश करने में ही बदलाव और नए आविष्कार की जरूरत होती है। विक्रम कुमार समझते हैं कि वह यह कैसे कलात्मक रूप से कर सकते हैं और कहानी में नई परतें जोड़कर कहानी में दिलचस्पी बनाए रख सकते हैं। हेलो में वह सीनू और झुन्नू के बीच काफी दोस्ती करवाते हैं, लेकिन फिर इसे अविनाश और प्रिया के साथ लव जोन में ले जाते हैं। अगर किसी को यकीन हो जाए कि सीनू वही इंसान है तो सिर्फ झुन्नू ही उसके लायक है, और इसका उल्टा भी सच है। तो अविनाश के तौर पर सीनू को प्रिया से मिलने और उसके प्यार में फिर से पड़ने की जरूरत थी, और उसे भी ऐसा करने की जरूरत थी।
लेकिन इसके लिए उस परी की भी जरूरत थी जिसने गलती से उन्हें दूर कर दिया था ताकि वे एक साथ आ सकें। फिर 100 रुपए के नोट को भी अपना रोल निभाना था और फोन नंबर भी ढूंढना था। डिटेल्स पर ध्यान देने की जरूरत थी और वह हर बार बहुत ध्यान से देते हैं। वह इतने ईमानदार कहानीकार हैं कि वह इसके बिना नहीं रह सकते और उन्हें संतुष्ट और सफल महसूस कराने के लिए उन्हें वह सब कुछ देना होगा जिसकी उन्हें जरूरत है। उनके लिखने की यही ताकत उनकी कमजोरी भी हो सकती है। उनके लिए डिटेलिंग जरूरी है, लेकिन क्या यह सबके लिए है? हो सकता है कि वह 24 में रोमन कोफिलिया की तरह बह गए हों। यहाँ वह इसे इतनी ऊंचाई तक नहीं ले जाते, लेकिन अपनी कहानी में और वजन जोड़ने की कोशिश में सीनू की जिंदगी में परी जैसे किरदार बनाते हैं और बताते हैं कि उसे किसने बनाया और वह अभी भी जमीन से जुड़ा हुआ है और सीनू झुन्नू का प्यार अंडरग्राउंड थीम के साथ। अगर आप एक सेकंड के लिए सोचें तो आपको लगेगा कि वे कहानी का ही हिस्सा है जिसका इस्तेमाल किसी चालाक लेखक ने आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए किया है। कहानी को काम करने के लिए इसकी असल में जरूरत नहीं है। ऐसे ही चुनाव जो वह करते हैं उन्हें ताकत और कमजोरी दोनों देते हैं। साथ ही एग्जीक्यूशन में परफेक्शन की अपनी जरूरत में वह उम्मीद करते हैं कि हर किसी में उनके